गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने टिकट एल्बम पढ़ा था, जिसमें एक बच्चे के पास टिकट एल्बम बना हुआ रखा था, यानी कि उसने काफ़ी मेहनत के साथ टिकट अलग अलग देशों के टिकट खरीद करके एक एल्बम बनाया था। लेकिन एक जो दूसरा व्यक्ति था, बच्चा था, तो उसके तो गिफ्ट में आया था और उसी के कारण उस गिफ्ट में आया हुआ वो बहुत सुंदर था और बाहर का एल्बम बना हुआ था, इसलिए वो बहुत सुंदर था और सभी लोग जो सभी दूसरे बच्चे थे सभी उसको ज़्यादा पसंद करने लग गए थे। इससे क्या होता है कि जब एक दूसरे के मन में फिर ईर्ष्या, ज्वेलरीज, ये सब की भावनाएं उसमें आ जाती है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि साथ पढ़ने वाले बच्चे कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और जो भी है मिल बांट करके उसको अच्छे से शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो चैप्टर है हमारा लेसन नंबर 10, झांसी की रानी। आप जानते हैं झांसी की रानी के बारे में कि बहुत ही ब्रेव लेडी थी और इसने अपने राज्य की रक्षा के लिए खुद की जान की परवाह किए बिना ही अंग्रेज़ों से युद्ध में लड़ पड़ी थी। ठीक है, तो बहुत ही बहादुर औरत थी वो और अपने राज्य और देश की सेवा करते करते उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो ये एक कविता है जिसको कि आपको पढ़ना है, याद भी करना है। तो उसके बाद आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है हमारा, जो देखकर भी नहीं देखते। ठीक है, जो देख करके भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वह बहुत कम देखते हैं। यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। ठीक है, ये एक लड़की की कहानी है जो कि आंखों से अंधी है, कुछ देख नहीं सकती, लेकिन हार्डली महसूस कर सकती है उन चीज़ों को और हृदय से पहचान लेती है। उनको टच करके वो पहचान लेती है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन जो भी जिनकी आंखें हैं वो लोग जगह जगह घूम करके आते हैं, उनसे ये पूछती है, लेकिन सीधी तरीके से उसे जवाब नहीं मिलता है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ, यानी कि टच करके पता कर लेती है कि ये क्या है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो भी चीज़ें हैं टच करके और उन्हीं को फील करती है। ठीक है, यानी कि टच करती है और उनको पहचान लेती है कि ये क्या है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस मैं आनंदित हो उठती हूँ, यानी कि खुश हो जाती है। पानी में हाथ देख कर के उसको बहुत खुशी मिलती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। ठीक है, यानी गार्डन होता है, गार्डन में घास बहुत होती है तो सभी को उस पर बैठना अच्छा लगता है। उसी तरीके से ये पहचान
लेती है कि ये घास है और कैसी महसूस करती है ये कालीन के समान। ठीक है, जैसे कालीन बहुत मखमली होता है उसी तरीके से ये घास को पहचान लेती है और उसको कालीन से भी अधिक प्रिय करती है, यानी उससे अधिक प्यार करती है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, लेकिन वो आंखों से देख नहीं पाती है। लेकिन सभी को ये इच्छा होती है कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो उन्हें अच्छी तरीके से देखें। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जिसके पास भी आंखें हैं वो अपने आसपास की जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं उनको देख करके और बहुत ही खुश होना चाहिए, क्योंकि ये जो आंखें हैं वो भगवान का हमारे लिए वरदान है। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है। अब ये हेलन केलर है जो कि ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। ठीक है, लेकिन हर चीज़ को वो महसूस कर सकती थी बस। ये हमने जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ये पढ़ा कि जो देखकर भी नहीं देखते, लेकिन जिसके पास आंखें नहीं हैं वो सब कुछ देख लेता है और महसूस कर लेता है। तो ये चैप्टर था हमारा यहीं फिनिश। अब इसमें जो लेखिका है उसके बारे में दिया गया है। हेलन केलर 1880-1968 अमेरिका। ठीक है, एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले। अगर मन में इच्छा होती है तो कोई भी काम कठिन नहीं होता, सब सारे के सारे काम आसान हो जाते हैं। उसी तरीके से हेलन केलर थी, ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी, लेकिन अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर इन्होंने लिखना भी सीखा और पढ़ना भी सीखा। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन में एक गंभीर बीमारी से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये सब याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं देता, तो सभी तरफ उनके लिए अंधकार ही अंधकार था। दुनिया की सभी भाषाओं में उस किताब में अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने ऐसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो ये थी हेलन केलर, जो कि अंधी और बहरी होने के, गूंगी होने के साथ साथ उन्होंने पढ़ना लिखना और बोलना सीखा। ठीक है, बोलने से मतलब इशारों से बोलना, ये नहीं कि मुंह से बोलने लग जाए। ठीक है, उन्होंने सीखा और काफ़ी सारी ऐसी बुक्स लिखी, उन्होंने पुस्तकें लिखी, सैकड़ों लेख लिखे और दुनिया भर में घूम घूम करके वहाँ के विश्व शांति के लिए उन्होंने
काम किया। तो ये थी हमारी हेलन केलर। ठीक है, तो ये तो थे हमारे चैप्टर झांसी की रानी और नज़र जो देखकर भी नहीं देखते। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, वो कल करवा देंगे। लेकिन इसमें हम इस चैप्टर के अलावा इसी के साथ हमने ग्रामर पोर्शन भी स्टार्ट कर रखा है। पिछली बार मैंने आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाए थे और आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द पढ़ेंगे, जो कि क्या होते हैं ये सब आप जानते ही हैं। इंग्लिश में आपने पढ़े हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो हम आज इस चैप्टर के साथ साथ हम विलोम शब्द भी पढ़ेंगे। ठीक, विलोम शब्द एक दूसरे का अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि शब्द का उल्टा। ठीक है, शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे अर्थ अनर्थ, यानी किसी शब्द का मीनिंग और ये किसी शब्द का मीनिंग नहीं होना। उपयोगी का अनुपयोगी, उपयोगी यानी उपयोग में आने वाला, काम में आने वाली चीज़ें, और अनुपयोगी जो काम में नहीं आती हैं। ठीक है, और आस्तिक नास्तिक, आस्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक, और नास्तिक जो भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक कहलाता है। तो इस तरीके से जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उत्थान, इसका पतन। ठीक है, जय का पराजय, जीतना और हारना, जल यानी कि पानी और थल यानी कि जमीन। ठीक है, जल का थल, अगला यानी आगे, फॉरवर्ड, पिछला पीछे का यानी कि बैकवर्ड, नरक का स्वर्ग। ठीक है, उधार इसका नकद, यानी कोई सामान अगर हम लेने जाते हैं उसका सामान तो ले लेते हैं लेकिन हम उसका पैसा नहीं देते हैं तो, और बाद में देने के लिए बोल कर आते हैं तो वो होता है उधार। ठीक है, और नकद अगर हमें कोई सामान लेना है तो हम उसके साथ के साथ ही हम उसको पैसा वापस दे देते हैं, तो ये होता है नकद कहलाना। कारण कोई रीज़न होता है, अकारण बिना रीज़न के या कोई कारण नहीं, गमन यानी कि जाना, आगमन यानी कि आना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारे विलोम शब्द हैं। ये मैं आपको कॉपी में दे दूँगी, इसको आपको खुद को करना है। मैं इसके आंसर लिख कर नहीं दूँगी, विलोम शब्द दूँगी, उसका आपको ही करना होगा। ठीक है, जैसे आरोप, आरोप लगाना, प्रत्यारोप, आकाश यानी आसमान, पाताल यानी कि जमीन के नीचे का भाग, जन्म यानी जन्म लेना, मरण यानी मरना, अस्त यानी कि डूबना, और उदय यानी उगना, देश यानी अपना देश, और विदेश यानी अपने देश से बाहर वाली देश, वो कहलाता है विदेश, अनुज यानी छोटा, अग्रज यानी कि बड़ा, पीछे आने वाला। ठीक है, गहरा यानी कि बहुत ही गहराई वाला, उथला यानी कि थोड़ा सा ऊंचाई पे। तो इस तरीके से ये हमारे विलोम शब्द। ठीक है, ये आपको कुछ विलोम शब्द दूंगी मैं, इसको आपको करना है। इसके अलावा आज हम इसी चैप्टर के अंदर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, यानी कि वन वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे आगे तक इसका यूज़ में
आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड्स। भाषा को स्पष्ट एवं प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांश यानी कि वाक्य के अंश अथवा शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी बहुत सारे शब्द हमारे पास होते हैं, उसका मतलब एक ही शब्द में हम दे दें तो वो क्या कहलाता है? वन वर्ड कहलाता है, यानी एक शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर हम बहुत बड़ी लाइन ना लिख करके हम एक ही वाक्य में उस एक ही शब्द में उस चीज़ को हम समझा देते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो भाषा होती है वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, और शब्द है, शब्द पर वजन ज़्यादा पड़ता है, तो जो पढ़ने वाला है वो भी उस चीज़ को उससे प्रभावित होता है। ठीक है, इसलिए हमें बड़े बड़े शब्दों का यूज़ करना चाहिए, छोटे छोटे शब्दों का यूज़ ना करके हमें बड़े शब्दों का यूज़ करना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को भी क्या हो, प्रभावित हो जाए वो। अब देखेंगे इसी के अंदर हम अनेक शब्द, जैसे कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है। अभी जैसे मैंने बताया था कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आस्तिक कहते हैं। तो अब इतनी बड़ी लाइन लिखने की बजाय अगर हम आस्तिक शब्द का यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक शब्द कहलाता है। ठीक है, कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। कानून की दृष्टि में दंडनीय कार्य। अब इतने सारे शब्द लिखे हैं यहाँ पर, तो कानून की दृष्टि में दंडनीय कार्य क्या होता है? अपराध होता है। अपराधी होता है ना कानून की दृष्टि में दंडनीय काम। हाँ, तो हम इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? अपराध। जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, तो वो होता है अद्वितीय। ठीक है, क्या होता है? अद्वितीय होता है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। ठीक है, जिसके आने की तिथि कोई निश्चित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अतिथि। क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़े बड़े शब्दों का यूज़ करके हमारी भाषा को क्या बना सकते हैं? प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इसी तरीके से इसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, ये सारे के सारे आपको कॉपी में करना। अगर आपने कॉपी अलग अलग बना रखी है तो लिटरेचर के अलग में लिखना, और इसके जो वर्क मैं दूंगी ये आप अपने ग्रामर की कॉपी में लिखना। अब जैसे जिसकी चाह ना हो। ठीक है, जिसकी चाह ना हो यानी कि जिसकी कोई चाह नहीं होती है वो होता है अनचाहा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? अनचाहा कहते हैं। जिसे देखा ना हो, जिसे देखा ना हो उसे क्या कहेंगे? अनदेखा। ठीक है, जिसे देखा ना गया हो उसे कहेंगे अनदेखा। किसी को न मारना या कष्ट न पहुंचाना, किसी को न मारना या कष्ट न पहुंचाना उसको क्या कहेंगे हम? अहिंसा। क्या कहेंगे? अहिंसा कहेंगे। जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अवर्णनीय। ठीक है, क्या कहेंगे? अवर्णनीय। जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता उसे क्या कहेंगे हम? अविनाशी। क्या कहेंगे? अविनाशी कहेंगे। जो कानून या नियम के विरुद्ध हो, जो कानून और नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? अवैधानिक। क्या कहेंगे? अवैधानिक कहेंगे हम उसे। जो पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम में नहीं है उसे क्या कहेंगे हम? अपठित। हम आपको उसमें करने के लिए देते हैं ना अपठित गद्यांश, है ना, जो कि आपका पढ़ा नहीं होता है और आपकी बुक का भी नहीं होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अपठित कहेंगे। ठीक है,
अभी आगे आपको बताएंगे कि जो अपठित गद्यांश होती है उनको सॉल्व किस तरह से किए जाते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर किस तरीके से ढूंढ करके उनके आंसर दिए जाते हैं, ये सब हम आपको अगली आने वाली क्लासेस में बता देंगे। जो पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी कि पाठ्यक्रम में नहीं होता है, वो कहेंगे अपठित। ठीक है। जो पढ़ने लायक ना हो, जो पढ़ने के लिए लायक नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे? अपठनीय। क्या कहेंगे? अपठनीय कहेंगे। जो बात नहीं मानी जा सकती या न मानने योग्य हो, ठीक है, जो बात नहीं मानी जा सकती है उसे हम क्या कहेंगे? अमान्य। ठीक है, क्या कहेंगे? अमान्य कहेंगे। जिसे छोड़ा या हटाया न जा सके, जिसे छोड़ा या हटाया न जा सके उसे क्या कहेंगे हम? अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य। जैसे कहते हैं ना कि हम कोई भी आपके एग्जाम में होता है तो ऊपर ये हेडिंग होती है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये हेडिंग दी जाती है ना आप लोगों को कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि कोई भी आपको छोड़ना नहीं है और कोई भी चीज़ आपको हटानी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसे छोड़ा या हटाया ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अनिवार्य कहेंगे। ना चूकने वाला, ना चूकने वाला, इसका हम कहेंगे अचूक। ठीक है, जो दूर तक या भविष्य की ना सोच सके, जो दूर तक या भविष्य की न सोच सके उसे क्या कहेंगे? अदूरदर्शी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अदूरदर्शी। और जो दूर तक की सोचता है उसे क्या कहेंगे? ये तो अभी हमने पढ़ा कि जो दूर तक या भविष्य की ना सोच सके उसे क्या कहेंगे? अदूरदर्शी कहेंगे। लेकिन जो भविष्य की और दूर तक की सोच सकता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दूरदर्शी। क्या कहेंगे? दूरदर्शी। क्योंकि इसी से मिलते जुलते नहीं में भी, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी इनसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसके समान और कोई न हो। ठीक है, जिसके समान और कोई न हो उसे कहेंगे अनुपम। क्या कहेंगे? अनुपम। जिसको समझा न गया हो, जिसे समझा न गया हो उसे क्या कहेंगे? अबूझ। यानी कि जो अगर कोई क्वेश्चन या कोई लेसन आपको नहीं पढ़ाया गया तो आप क्या कहेंगे? अबूझ उस चीज को। जिसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया हो, जिसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो उसे क्या कहेंगे? अस्वीकृत। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, अगर हमें उसे नहीं लेनी है और हम इनकार कर देते हैं तो वो हमारी क्या होगी? अस्वीकृत होगी। और जिसे स्वीकार कर लिया गया हो उसे क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्वीकृत। ठीक है, जिसे स्वीकार नहीं किया गया वो उसको तो हम कहेंगे अस्वीकृत, और जिसे स्वीकार कर लिया गया होता है उसे हम कहेंगे स्वीकृत। ठीक है, स्वीकृत। जिसको स्वीकार कर लिया हो, स्वीकृत। अब है सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि, इसको क्या कहेंगे? अनुदान। क्या कहेंगे? अनुदान कहेंगे। अगर सरकार ने अगर कोई चीज़ हमें दी है सहायता के लिए तो उसे हम कहेंगे अनुदान। अब है किसी वस्तु को अन्य देश से मंगाना। ठीक है, मंगाना। अगर हमें कोई चीज़ अगर बाहर से मंगानी है तो उसे हम क्या कहेंगे? आयात। क्या कहेंगे? आयात। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इम्पोर्ट। ठीक है, इंग्लिश में हम उसको इम्पोर्ट कहेंगे। किसी वस्तु को दूसरे देश से मंगाना आयात यानी कि इम्पोर्ट कहलाता है। और किसी वस्तु को अपने देश से दूसरी जगह भेजना हो, दूसरे देशों तक पहुंचना हो तो उसको क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम निर्यात कहेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट। होता है ना, कोई सामान जब हम भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे, सामान को मंगाना है तो उसको इम्पोर्ट कहेंगे, यानी कि आयात। हिंदी में आयात, इंग्लिश में इम्पोर्ट। और
जिस वस्तु को हम यहाँ से दूसरे देशों में भेजते हैं उसको कहेंगे निर्यात। ठीक है, क्या कहेंगे? निर्यात कहेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट। ठीक है, अपने देश से दूसरी जगह भेजना एक्सपोर्ट कहलाता है। तो ये तो हमारी थी कुछ वन वर्ड्स जिसके अंदर आपको ये करना होगा। अब इसी के अंदर हम एक चीज़ और ले रहे हैं। तो आज हमने विलोम शब्द, एक शब्द और पर्यायवाची शब्द हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। अब इसके बाद है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि एक जैसे दिखने वाले शब्द होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो या लेखन में भी ह्रस्व, दीर्घ, यात्रा आदि का थोड़ा अंतर हो परंतु उनका अर्थ भिन्न हो, वो क्या कहलाएंगे? समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे। यानी कि दोनों सेम होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। तो ये तो होता है हमारे समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जैसे अचल और अचला। ठीक है, सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, अचल और अचला। तो अचल यानी होता है पहाड़ और अचला यानी होता है पृथ्वी। आपने ये इसके पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, तो ये वही है। ठीक है, अचल जो कि चल नहीं सकता यानी कि स्थिर पहाड़, और अचला यानी कि पृथ्वी। तो ये इस तरह के होते हैं भिन्नार्थक, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, जैसे अनल और अनिल, आपने इन दोनों के पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे। अनल यानी होता आग और अनिल यानी होता हवा। ठीक है, हवा या वायु। अनल यानी आग और अनिल यानी कि वायु। इसी तरीके से कुछ शब्द और हैं जिनको कि देखेंगे, अदृश्य और अदृश्य। ठीक है, अदृश्य यानी कि न दिखने वाला या न दिखाई देने वाला, और अदृश्य इसमें श और श का फर्क है बस, जिसको कहेंगे भाग्य। ठीक है, अदृश्य यानी कि दिखाई न देने वाला और अदृश्य यानी कि भाग्य। अब दोनों के उच्चारण सेम है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। जैसे अनि और अनि, अनि सिर्फ मात्राओं में डिफरेंस है बट दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों का सेम है, अनि और अनि। एक अनि का मतलब होता है शत्रु और दूसरे अनि का मतलब होता है नोक यानी कि पॉइंट। ठीक है, अनि यानी पॉइंट। अचर और अचिर, अचर और अचिर, अचर यानी जड़ और अचिर यानी नश्वर या शीघ्र, जल्दी। ठीक है, अस्त या अस्तु, अस्त यानी कि छिप जाना, जैसे सूर्यास्त हो जाता है, सूरज छिप जाता है, उसी तरीके से अस्त यानी छिप जाना, और अस्तु यानी कि अच्छा या ऐसा ही हो। इंद्रा और इंद्राणी, इंद्रा यानी लक्ष्मी और इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी। ठीक है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। कंकर और किंकर, ठीक है, कंकर यानी कि छोटा पत्थर होता है, कंकर यानी छोटा पत्थर, और किंकर होता है दास। क्या होता है? दास या सेवक। अब ऐसे ही है ग्रंथ और ग्रंथि। ग्रंथ तो पुस्तक होती है ना, बड़ी बड़ी लोग जो बड़े बड़े कवियों और लेखकों के द्वारा लिखी गई होती है पुस्तक, और ग्रंथि यानी होता है गांठ। ठीक है, ज्वर और ज्वार, ज्वर यानी तो होता है बुखार, और ज्वार आप लोगों ने देखी होगी, सुबह जो पक्षियों को डालते हैं सुबह सुबह ज्वार, तो वो होता है एक अन्न होता है। ठीक है, जो पक्षियों को डाला जाता है। चर्म और चरम, चर्म यानी होता है चमड़ा और चरम यानी होता है अंतिम। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जो दिखने में तो सेम है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ये होते हैं भिन्नार्थक समानार्थी शब्द, यानी कि समान दिखने वाले लेकिन अर्थ अलग देने वाले शब्द समार्थक भिन्न रूपी समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर हम अनेकार्थक शब्द भी लेंगे। ठीक है, अनेकार्थक शब्द यानी कि वे शब्द जो प्रसंग एवं संदर्भ के अनुसार अलग अलग या भिन्न अर्थ देते हैं, वे अनेकार्थवादी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक शब्द दिया है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। पहले हमने अनेक शब्द का एक अर्थ देखा था, लेकिन अब एक शब्द के अनेक अर्थ देखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सब सेम ही है। पहले हमने अनेक शब्दों के एक शब्द देखे थे, अब एक शब्द के अनेक शब्द देखेंगे। जैसे अवकाश यानी कि छुट्टी या बीच का स्थान या समय। ठीक है, अंक यानी एक तो नंबर होते हैं, कहते हैं ना अंक, एक तो नंबर होते हैं यानी कि संख्या। दूसरा होता है गोद और नाटक का एक भाग। जैसे अंक के ना, अंक खत्म हो गया है ये आपका, या एक पार्ट खत्म हो गया है, तो नाटक का एक भाग। ठीक है, जैसे उपचार का यानी कि सेवा, उपचार का इलाज भी होता है। और कोई उपचार बताओ यानी कि कोई उपाय बताओ। ये इस तरीके से एक शब्द है यहाँ पर, लेकिन इसके अनेक अर्थ होते हैं, तो ये कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाक जैसे नासिका या स्वर्ग। पानी जैसे जल, चमक, मान और शक्ति। इस तरीके से ये आपके अनेकार्थक शब्द हैं। जैसे आराम, बाग, विश्राम, सुख, चैन। ठीक है, अंत जैसे कि समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, मृत्यु और परिणाम। ठीक है, कर यानी हाथ होता है एक तो, कर यानी हाथी भी होता है, हाथी की जो सूंड होती है वो, और एक टैक्स भी होता है कर का मतलब। ठीक है, तो ये कर एक शब्द है लेकिन इसका अर्थ हाथ होता है, हाथ की सूंड होता है और टैक्स होता है। तो इस तरीके से ये हमारे शब्द थे